वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी। मेरे सामने जो बाइक आप लोग देख रहे हो, ये बाइक एक ऐसी बाइक है भाई, लेजेंडरी RS 200 है भाई। और आज हम लोग ने इस बाइक का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि कैसी है ये बाइक। और आप सभी को मालूम होगा कि भाई अब BS4 BS6 बहुत सारे आप लोगों के लिए मतलब अपडेट्स आ चुके हैं। लुक वाइज भले बजाज ने अपने बाइक में कोई अपडेट ना दिया हो, बट अगर आप लोग एक सोच रहे हो कि भाई मतलब मैं BS7 वाली RS 200 खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, R15 पे शिफ्ट हो जाऊँ, करिश्मा पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो एक ना अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस बाइक से कि भाई अगर इन फ्यूचर आप लोग इस बाइक को चलाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फेस करने को मिलती है। तो ये है अपने सौरभ भाई। सौरभ भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई आप तो भाई ओन करते हैं इस बाइक को लगभग 9 साल से भाई। भाई जिगरा है आपके अंदर भाई, जिगरा। और दूसरी चीज़ ये है कि BS3 है तो भाई डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ भी इनको ये बाइक प्रोवाइड करती होगी जिसकी वजह से इन्होंने रख रखी है। सबसे पहले भाई थोड़ा सा जानना चाहूँगा, उस टाइम में आपने कितने की ली थी और 9 साल तो आपने बता दिए, चली कितनी हुई है ये बाइक? यार ये लगभग 30,000 के आसपास चल गई है 30,000 और ये किलोमीटर मैंने ली थी 2015 नवंबर में। नवंबर उस अच्छा, उस टाइम इस बाइक का प्राइस क्या था यार ऑन ये रोड जो लिया था उस आपने? समय ऑन रोड पड़ती थी 1,37,000। भाई साहब 1,37,000 में, मतलब सोच, मतलब देख के कहोगे यार आज के टाइम में RS वाला कह ही नहीं सकता कि इतनी सस्ती भी थी उस टाइम में बाइक। अभी अगर मैं लेने जाऊँ तो 2,10,000 के अराउंड जो है वो अप्रॉक्स पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो चलो ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। कैसे आपके मतलब सपने रहे हैं, कैसी फीलिंग्स जुड़ी है इस बाइक के साथ, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं इस बाइक की और क्या क्या बुरी है, वो सारी चीज़ें जानना यार चाहूँगा। इस बाइक की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैं स्कूल में जब था ना, तो जब पल्सर 180 सीसी आती थी स्प्लिट सीट में, हाँ हाँ हाँ। तो मैं तब से पल्सर का ना फैन हो गया था। वो रिजिड लुक और वो थोड़ा मस्कुलर लुक है ना, तो मैं हमेशा ये था बचपन से कि मेरे को लेनी तो पल्सर ही है। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं शोरूम गया तो मेरे को NS 200 बहुत पसंद थी। ठीक तब उस है। समय नई नई लॉन्च हुई थी। हाँ। तो NS 200 उस समय तो नहीं ले पाया क्योंकि स्कूल में था ना, हाँ, लाइसेंस था ना ऑब्वियस सी कुछ। बात, तो ऑब्वियस सी बात। जब मैं लेने गया NS 200 तो उस समय NS 200 डिस्कंटिन्यू हो गई होगी। आपको लोगों को पता होगा कि AS 200 करके आई थी, AS 150 AS 200। हाँ हाँ तो वो मैंने देखी, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सेमी फेयर बाइक थी, मेरे को बिल्कुल जमी नहीं वो। उसके बाद शोरूम में ये खड़ी हुई थी 3 कलर में, अच्छा। ये रेड येलो। और येलो। हाँ हाँ भाई BS3 में 3 खड़ी थी। येलो तो भाई एकदम भाई कातिल था। भाई बहुत जहर गाड़ियाँ लग रही थी। मैंने सोचा भाई लेनी तो यही है। उस टाइम तो मैंने जब इस बाइक को पहली बार देखा था ना, उस टाइम में मुझे पूरा पता ऐसा लगता ना इम्पोर्टेड बाइक है कि किसी ने बाहर से इम्पोर्ट करा रखी है। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद की कहानी? उसके बाद फिर भाई मैंने इसका प्राइस वाइस पूछा तो फिर ऑब्वियसली आदमी के हमेशा बजट के बाहर की चीज़ें होती है, वो हमेशा पुश करता है। पुश तो करता भाई है। मैंने इसके लिए पुश किया। उसके बाद फिर मैंने ना ये ले ली, ठीक है। इनोले से ले लेता हूँ। और उस इससे पहले मैं जो है, मेरे जो फादर की बाइक थी डिस्कवर 125 सीसी पुरानी वाली, बहुत पुरानी वाली, वो जो मेरे फादर ओन करते थे उससे चलाता था। उसके बाद जब इस पे आया भाई, आज भी इसमें मैं बहुत कह रहा ज़्यादा। हूँ ऐसी जितनी यहाँ पे R15 आपको खड़ी दिख रही है ना भाई, सबको खा जाएगी ये कच्चा। इवन 2-3 किलोमीटर का मौका भी देगी कि आगे चले जाओ, फिर मैं आ रही हूँ पीछे से, ये तो चीज़ बहुत है। बहुत रॉ पावर है भाई इसमें, बहुत रॉ पावर। मतलब ये कहीं रुकती नहीं है। इस हिसाब की समझ लो, अगर आपने इसका एक्सीलेटर खींच दिया हाँ। तो रुकती नहीं है। उस हिसाब का इसमें पावर है। तो उस हिसाब। पावर का मैं फैन। इवन जब शुरू हुआ था इस पे, मतलब मैं बैठ रहा था मेरा हाथ, तो मैं समझ नहीं पाता था इसकी पावर संभालू कैसे, संभालू क्योंकि इसे चलाते हैं ना, मन नहीं करता कम RPM में चलाओ, मन करता है खींचो 6-7-8 हजार RPM से ऊपर ले जाओ इसे, और ऐसा इसकी मन साउंड करता भी है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत। एकदम बिना एग्जॉस्ट के भी अगर आप चलाओगे ना तो आपको ऐसे कंप्लेन नहीं रहेगी कि आवाज़ अच्छी नहीं है इस बाइक की। तो ये चीज़ हाँ। मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। ये हाँ ये अच्छा किया बजाज ने ना, जो NS 200 में ना बेली वाला दे देते थे, हाँ, ये अंडर नहीं बेली। देते थे। हाँ हाँ, ये नहीं ये देते। वाला जो है इन्होंने ऐड किया ना, इस वजह से जो आवाज़ है ना, बहुत प्यारी हो गई इस बहुत गाड़ी प्यारी की। हो जाती है भाई, ये चीज़ तो है। अच्छा भाई चलो ये बता दिया आपने, अच्छाई तो इस मतलब इसका इंजन जो ऐसा है ना कि कोई बीट नहीं कर सकता। आज की कितनी R15 वर्जन 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, इसको भाई बीट करने वाला कोई नहीं है। और ये चीज़, अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उस टाइम RC भी तो आती थी ना शायद, आई थिंक हाँ, आती होगी। मैं दो बाइक मेरी नज़र में थी, RC 200 और एक ये एक 35 की पड़ती थी और RC 200 मेरे ख्याल से एक 75 के आसपास आती थी। तो मतलब बहुत, 50,000 रुपये का हाँ, डिफरेंस होता है। 40,000 का गैप था। तो फिर मेरे को उतना वर्थ इट नहीं लगा 40,000 रुपये थोड़े 1-2 BHP के लिए खर्च करना। हाँ। ऊपर से ऑल दो KTM एक अलग ब्रांड है, तो इस सही बात। वजह से है ना, फिर मैं ना उस पर गया नहीं, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी इसके लिए पुश कर चुका था जैसे मैंने कहा। तो मैं ना और ज़्यादा पुश नहीं करना चाहता था। ऊपर से है ना, KTM के साथ दिक्कत क्या है कि पार्ट्स उसके उस समय इंपोर्ट कराए जाते थे। एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो इंपोर्ट होते थे। इम्पोर्ट तो होते थे। इस वजह से है ना, फिर क्या बोलते हैं, बहुत टाइम लगता था। तो इस वजह से मैं बजाज पे चला गया, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया ना डिस्कवर ओन करता था। वो मैं बहुत, मेरे फादर भी उसे बहुत चला चुके थे और मैं भी खूब चला चुका, तो पता था बजाज बढ़िया है, इंजन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा भाई, प्रॉब्लम सब जानना चाहता हूँ कि लाइक जैसे आप देख रहे होगे बंदे, अभी भी RS आती है तो बहुत से लोगों के, अब तो खैर ऑप्शंस बढ़ गए हैं, उस टाइम उतने नहीं थे। अब R15 आ गई है, करिश्मा भी आ चुकी है। तो मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करी 9 सालों में आपने इस बाइक के साथ यार और 30,000 किलोमीटर के अंदर? प्रॉब्लम तो यार मेन इसकी सर्विस सेंटर के साथ मेरे को डे वन से ही बहुत प्रॉब्लम रही भाई। बजाज वालों को तो सबका यही रहता है भाई। भाई इसका मतलब, आप इतनी अच्छी गाड़ी आपने बनाई है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है आपका, आफ्टर सेल सर्विस आपकी उतनी ही ज़्यादा घटिया है। मतलब मैं इसे लेके, मैंने इसे लिया था, सबसे पहली बात बता दूं, लेते ही इसमें जो है साउंड आने लग जाता है। मतलब
गाड़ी लो के बाद में साउंड पहले आती है इसमें। अच्छा ठीक है। तो इतनी यहाँ से रैटलिंग साउंड आने लग गई, यहाँ से मतलब भाई का कहना है वाइब्रेशंस के बारे में कह रहे हैं, जो ये थोड़ी वाइब्रेशन रैटलिंग साउंड आती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं उससे परेशान हो गया। मैं वापस से बजाज वालों के पास गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, डबल टेप लगा के कर दिया। उससे कहाँ कुछ होता है, वो 1-2 दिन बाद फिर ये प्रॉब्लम तो BS6 वाले भी फेस करते हैं। दिक्कत पता है पुश्तैनी दिक्कत है, पुश्तैनी। इसमें दिक्कत मेन पता है क्या है कि ये ना अलग अलग पार्ट्स जॉइन कर रहे हैं। ये चीज़ है, ये इसका बहुत ये दिक्कत पैनल अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, ये थोड़ा इन्होंने हाँ, ज़्यादा तो ये ना खचपच होती रहती है। तो ये चीज़ उससे भाई फिर आदत ही डाल ली। अब कोई इसका रेजोल्यूशन तो है नहीं, तो आदत ही डाल ली। जब बजाज वालों ने अभी वाले में नहीं दिए तो आपको तो दे चुके। फिर उसके बाद भाई मैं इससे हो गया परेशान, ये इसकी रेटलिंग साउंड से। उसके बाद जो दिक्कत आई भाई, इसका जो गाड़ी में ना पिकअप नहीं दे रही थी यार ये। अच्छा ठीक है। मतलब गाड़ी को 3-4 साल ही हुए थे, ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी। 3 साल में तो यार इतना इशू नहीं आना चाहिए। चलो अगर इशू आ भी गया तो मैंने बजाज पे दिखाया कि भैया ये पिकअप नहीं दे रही बिल्कुल, मतलब है ना ऐसे छोड़ दे रही है, मतलब एक्सीलेटर दे रहा हूँ मैं, छोड़ रही है, फिर पिक कर रही है, छोड़ रही है। तो ऐसा तो मैंने बताया कि क्या दिक्कत है, उन्होंने बोला कि इसकी क्लच प्लेट भाई के साथ भाई स्कैम कर दिया तगड़ा वाला। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। मैं चल ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी क्लच प्लेट चेंज कराने में, तुम पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, काम मेरी बाइक वैसी चलनी चाहिए। हाँ, काम वैसा कर दो। क्योंकि आदमी पहली बार जब एक स्पोर्ट्स बाइक ओन करता है ना नॉर्मल बाइक से, तो वो सोचता है भाई टिच रहे मेरी गाड़ी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ना है। तो भाई मैंने इसकी क्लच प्लेट जो है चेंज करा दी। और प्रॉब्लम क्या थी? शोरूम से बाहर निकलते ही भाई ये फिर वही दिक्कत। भाई मैंने उसे बोला और प्रॉब्लम क्या थी ये तो बताओ। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम इसकी ये थी, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि इसकी दिक्कत क्या है, तो पता चला कि भाई इसमें फ्यूल इंजेक्टर में इशू है। बताओ भाई, इस वजह से मतलब फ्यूल पंप गाड़ी का खराब था और चेंज कर दिया क्लच प्लेट, और वो भी कम से कम 45 रुपए की करी होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा हब के साथ सब चेंज करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ क्लच प्लेट डाल देते हैं। तो मतलब देख रहे हो, मतलब क्या ही बोला जाए यार, बजाज वालों को समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। और उस समय ये भाई जुम्मा 5-6 हज़ार किलोमीटर चली होगी, उसी में ही जो है क्लच प्लेट इन्होंने चेंज कर दी। फिर मैंने फ्यूल इंजेक्टर चेंज कराया। वो दिन है आज का दिन है, ना मैं कभी सर्विस सेंटर पे गया, ना मैंने बजाज को मुंह नहीं दिखाया मैंने इस गाड़ी को। बढ़िया करा, मेरे को लग रहा है बाहर ज्यादा अच्छी सर्विस, बाहर ज्यादा बढ़िया सर्विस करते हैं भाई। उसके बाद इसका फ्यूल इंजेक्टर खरीदा और वो उस दिन गया, आज का दिन है भाई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है भाई। अच्छा एक चीज मैं सवाल करना चाहूंगा, सपोज करो आप एक क्या कहते हैं RS फैन हो, आपने इतने टाइम से चलाई, क्या आप किसी को रिकमेंड करते हो, जैसे सपोज करो मैं आपके पास आऊँ कि भाई मुझे 200 सीसी की बाइक चाहिए, क्या आप आज वाली RS 200 किसी को रिकमेंड करोगे कि ले ले? क्या कहना चाहोगे इस चीज के ऊपर? मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आज ले ले। चाहे मैं ऑन कर रहा हूँ, मैं इससे खुश हूँ, पर यार वो टाइम अलग था ना, 2015 का 16 का टाइम अलग था। आज तुम लोगे, एक तो पावर नहीं मिलेगी तुम्हें, इतनी रॉ जो पावर है वो नहीं मिलेगी, ऊपर से फीचर्स नहीं है भाई इसमें। तुम प्लेटिना ले लो, ये ले लो, फीचर्स सेम मिलेंगे। बिल्कुल, आपने 9 साल पहले लिया है, इसमें अभी नई वाली लेने जाओगे, उसमें सिर्फ एक गियर इंडिकेटर, डुअल चैनल ABS कर दिया बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कुछ खास चेंज किया अब ABS तो हर बाइक में आ रहा है, हर नॉर्मल बाइक में। इसमें तो खैर नहीं आता था, ये नॉन ABS है, बट उसके अंदर ABS अब दे भी दिया है, तो कुछ खास मुझे लगता नहीं है कि उसका वो रहने वाला है। मतलब वही है ना कि कुछ भी चेंज ही नहीं किया करना चाहते यार, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। और जब मैंने ये ली थी भाई, तब R15 वर्जन 2 आती थी, आज R15 वर्जन 4 और R15 M आ रही है, मतलब समझ लो तीन सीरीज ऑलमोस्ट। वो भी 1 से 2 साल के अंदर। हाँ, इन्होंने आज तक चेंज नहीं किया, वो पता नहीं कितने, मुझे लग रहा है 5 भी आने वाली होगी। उसमें क्या क्या फीचर आ जाते हैं भाई, स्लीपर क्लच, ये वो डिजिटल, ये क्विक शिफ्टर लो, USD सस्पेंशन लो, डुअल चैनल ABS लो, मोड्स लो। भले वो महंगी है, एक्सेप्ट करते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम सुन के दे तो रही है अपडेट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं ये सारी की सारी चीजें। इसमें भाई बजाज ये सोचती है कि हमारी बिक्री है तो बिकने दो, अपडेट करके क्या करेंगे, जनता तो ले ही रही है। जनता तो ले ही रही है, मेन बात ये है, जिसको लेनी है वो लेगा ही, अब क्या करेगा, जब है ही नहीं फीचर तो नहीं है भाई, नहीं है तो सिंपल सी बात है। तो आज के टाइम में अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए के आसपास है या 2 लाख रुपए के आसपास है, तो मैं कौन सी लूँ, तो मैं तो सीधा, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि R15 M ले लो। अच्छा, इसे बेच के लोगे R15 आपने? मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही मैं मिला तो भाई ने एक ही चीज कह दी, कह रहे मन तो कर रहा है इसे बेच करके सीधा R15 ले लूँ मैं। भाई R15 मेरा लेने का मेन रीजन ये है भाई, फीचर्स हैं, ऊपर से है ना क्या बोलते हैं, स्पोर्टी लुक है। ऑल्दो उसकी प्राइस ज्यादा है, अगर आप परफॉर्मेंस 155 सीसी के हिसाब से कंपेयर करते हो तो उस हिसाब से ज्यादा है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे 155 की, आप कोई पल्सर जो 150 आती वैसे ला रहे हो, वो वाला इंजन नहीं है। फुल सुपर बाइक DNA है भाई, फुल सुपर बाइक DNA है एकदम। अब BS6 से अगर आप कंपेयर करोगे आज की R15 का, तो उसके हिसाब का ही ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ही 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क रहेगा। तो मेरी तरफ से तो दूसरी गाड़ी रिकमेंड रहेगी, ये तो भाई बिल्कुल भी मत लेना आज के टाइम पे। बजाज में फीचर कुछ नहीं रही, हाँ अगर फ्यूचर में अगर इसे अपग्रेड कर दे तो बात अलग है, बाकी आज के टाइम में तो इसे बिल्कुल मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा भाई चलो अब थोड़ा सा इसके ना स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। सस्पेंशन कैसे हैं इस बाइक के, क्या कहना चाहते हो? भाई इसके पीछे वाले सस्पेंशन तो ठीक है भाई, पर आगे वाले बहुत बकवास है भाई, बहुत बकवास है एकदम। जैसे है ना कुछ आ जाता है ना तो खट ऐसे करने लग जाती है, जैसे अभी ये सस्पेंशन हैंडल के बाहर एकदम फील होता है, मतलब ऐसे गाड़ी चलाओगे ना आप, ब्रेक दबाओगे वहाँ पे वो लगेगा तो यहाँ तक पता चलेगा कि मतलब
गड्ढे में गई है गाड़ी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई बिल्कुल। कॉर्निंग वॉर्निंग अगर आप सोच रहे हो कि इसे मैं कॉर्निंग के लिए ले लूँ, तो भाई बिल्कुल भी इस पे बिल्कुल भी मत जाना। कॉर्निंग करोगे आप उस कॉर्नर पे ही गिरे पड़े मिलोगे, ये ऐसी बाइक है भाई। फैल जाओगे वहीं पे, रायता फैल जाएगा। हाँ। अच्छा, इस बाइक के अंदर 100 सेक्शन का फ्रंट टायर, 130, आपने अभी 140 लगवा 140 रखा है फिलहाल। लगवाया तो टायर की ग्रिप जो कंपनी से आती थी, स्टॉक अभी भी वही आती है, तो क्या मतलब कैसा फीडबैक था उन टायर्स का? यार फीडबैक ऐसा है कि ये तो एक तो नॉन रेडी टायर आते हैं, ठीक है। ऊपर से आगे वाला इतना नैने से टायर दे रखे हैं भाई, उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। पीछे वाले भी छोटे थे 130 सेक्शन के हिसाब बल्कि से, भाई ने 140 लगवा रखा है। फिर मैंने 140 पे जो है अपग्रेड किया है, थोड़ा ठीक लगता है, थोड़ा बहुत चलाने में ठीक मज़ा आता है। पर भाई बहुत छोटे टायर दे रखे हैं, इतनी बड़ी बाइक है, इतनी बल्कि, इतना इसमें वेट है भाई। ये एक और नेगेटिव बता दूँ इसका, भाई इतना ज़्यादा वेट है ना, अगर आपकी एक साइड को झुक गई तो भाई ये गिरी गई, समझ लो इसे, मतलब गिरी फिर जाएगी। उसे उठाना ही पड़ेगा ये। तो ये इसमें वेट का बड़ा दिक्कत है यार, और इसके टायर का बता रहा हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। कॉन्फिडेंस नहीं तो है। अपने अगर आपको टायर चेंज कराने हैं तो भैया अपने एक सेक्शन ऊपर ही लगवाओ ऊपर ही इसमें। लगवाओ, मतलब 110 या 150 सेक्शन हाँ। का ऐसे करके कर सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा भाई, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, ब्रेकिंग वैसे तो एबीएस आती ही नहीं है इसमें, हाँ। ब्रेकिंग कैसी थी इस बाइक की, क्या कहना ब्रेकिंग चाहोगे? अभी यार- आपने मेरी R15 भी चलाई, ब्रेकिंग थोड़ी सी मतलब क्या लगा आपको, डिफरेंस लगा थोड़ा बहुत? यार आगे की ब्रेकिंग इसकी बहुत बढ़िया है, मैं सच बोलूंगा, इसकी बाइट बहुत बढ़िया आगे की ब्रेकिंग की। हाँ। पर वही है ना, टायर्स, ब्रेकिंग होगी किस पे, टायर पे होगी, और टायर पे। टायर इसके ऐसे ही हैं बस, मतलब ओलू लोलू है बस। ओलू लोलू कंपनी देती है, अपनी तरफ से लगा लो तो ठीक है। तो- और पीछे के तो भाई साइकिल वाले ब्रेक होते हैं ना, वही है, वो लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे। पीछे वाले तो ब्रेक मानो ही मत, आगे के ही हैं जो भी। हाँ, आगे किया। अच्छा भाई, आपने बोला कि इस बाइक पे आपने लॉन्ग टूर्स भी जो हैं वो काफ़ी हाँ। किए हैं, तो एक हेडलाइट का रात में भी कभी ना कभी चलाई होगी, रात का मैं पूछना चाहूँगा, और कंफर्ट वाइज मैं पूछना चाहूँगा, और हीटिंग जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हो इन सारी चीज़ों भाई के ऊपर? कंफर्ट वाइज तो बढ़िया है ये, कंफर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हैंडल जो है ना थोड़ा अपराइट होके आता है, तो अपराइट होके आता है ना तो एकदम पोस्चर ठीक बनता है इसमें। ठीक है। पर बस इसकी जो सीट्स है ना वो बहुत स्टिफ है, पीछे वाली तो आप समझ लो पत्थर लगा रखा है यहाँ पे, बेकार है मतलब। और ये वाली सही है। तो ओके ही है, सही तो नहीं कहूँगा, ये इस हिसाब का इसका है। और मैं ट्रिप का बताऊँ, हेडलाइट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना हाँ, चाहूँगा, हेडलाइट के बारे में क्या कहना चाहते हेडलाइट तो भाई इसकी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भाई कार वाली हेडलाइट वाली फील दे देती है हो? बिल्कुल। हाँ, हेलोजन पूरा आती है मगर मस्त हाँ, है। हेलोजन है, आज भी इसमें हेलोजन ही आ रही है भाई। आज भी हेलोजन है, ये चीज़ तो इनकी सही। सारी पल्सरों में एलईडी होगी ऑलमोस्ट, जो हाँ। अभी नए नए आ रही है, हाँ, पर हाँ। इसी में ही जो इन्होंने 125 में एलईडी दे रहे हैं, हाँ। इसको छोड़ रखा है। इसमें हेलोजन है। पर भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ लाइट से, वैसा कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मतलब बढ़िया। हेलोजन भी आप सेटिस्फाइड हो, ठीक हाँ है। हाँ, उस लाइट में कोई इशू नहीं है, ठीक इसमें है, बढ़िया चलो जो भाई। वो देता और है। हीटिंग इशू के बारे में मैं थोड़ा सा हीटिंग इशू यार, हीटिंग इशू इसमें क्योंकि अभी जो ये 45 डिग्री वाली गर्मी पड़ी थी उसमें भी चलाई होगी आपने, तो क्या कहना भाई चाहते हो? हीटिंग इशू तो है इसमें दिक्कत, जब आप स्पेशली आप ट्रैफिक जैसे एरिया में चलाते हो, हाँ। जैसे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इस एरिया में चलाते हो, या फिर कंजेस्टेड एरिया में चलाते हो, तो हीटिंग तो है भाई इसमें। और हाँ, इसमें एक और बहुत ही गंदा नेगेटिव पॉइंट लगता है भाई, वो इसी वजह से क्योंकि ये हीट करता है, और आपने इसे रेनी सीजन में चला लिया ना, तो भाप बन के आपके पैरों पे ऐसा लगेगा ना भाई, आपको ऐसा लगेगा हीटर लग रखा है नीचे, हीटर लग तो रखा है। वो इसमें हीटिंग इशू तो है भाई। चलो अच्छा भाई, चलो BS3 किंग के नाम से बाइक जानी जाती है, माइलेज क्या देती है ये आपको? भाई उसी मामले में बहुत बढ़िया लगती है, लोग भरोसा नहीं करते कि भाई इतनी पुरानी बाइक तुझे माइलेज दे कैसे दी दे है। कैसे दी है? भाई सिटी में ये जो है मेरे को लगभग 30-32 दे देती है, अब वो भी एकदम नहीं, अगर 30-32 दे देती है जब मैं एकदम खींचता हूँ, और अगर मैं इसे नॉर्मल चलाऊँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट अगर मैं जाऊँ, तो 40 का आराम से निकाली, 40 से कम नहीं निकाली भाई। मतलब ठीक है यार, 200 सीसी के हिसाब हाँ से और क्या बढ़िया, चाहिए? माइलेज में बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई मैं, चलो, इसलिए मेरे को इसे बेचने का मन नहीं करता है माइलेज की वजह से। सही है, सही है। अच्छा भाई, आपने मतलब 1-2 सर्विस कराई थी इसकी ऑफिशियल, मतलब बजाज वजाज से, सर्विस कॉस्ट और बाकी पार्ट्स वार्ट्स की क्या लगता है, मतलब ठीक है प्राइसिंग, या क्या कहना चाहते हो? सर्विस सेंटर पे तो यार मेरे को तो उतना अच्छा लगता नहीं है, 600-700 रुपये मेरे ख्याल से लेबर चार्ज है, बाकी पार्ट्स वार्ट्स लगते हैं। नॉर्मल सर्विस अगर आओगे तो मेरे ख्याल से 2000 से 2500 रुपये के आसपास हो जाती है इसकी। मेजर को सर्विस का तो 5-6 हज़ार रुपये, उनका बस चले तो 10-12 हज़ार ही बना दे, कार की जितनी सर्विस कर दें। पर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, जब तक वारंटी में कंपनी में कराऊँ, नहीं तो कोई अच्छा जो मतलब इससे अच्छा स्पोर्ट्स बाइक का नॉलेज हो ना, उससे बाहर सर्विस का, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ आपको दिक्कत होगी ना तो रिजॉल्व भी कर पाए। रिजॉल्व भी कर दे, जो कि बजाज वाले करने बजाज नहीं वालों वाले। को पता ही नहीं होता इसमें बीमारी क्या कि है। क्या करना है, सही बात है। चलो अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल करते हैं, खत्म हाँ। करते हैं उसके बाद। सपोज जैसे मैंने आपने वैसे थोड़ा सा बता दिया, आज के टाइम में तो देखो RS सबकी अवेलेबल है, करिश्मा भी आती है, KTM की RC नई जनरेशन भी आ गई, और R15 भी आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल मतलब 100% है कि आप रिकमेंड नहीं करोगे कि आज वाली भी, मतलब आपने कभी ना कभी RS BS6 भी चलाई होगी, चलाई ही होगी डेफिनेटली, तो उसमें और इसमें डिफरेंस लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्या कहना चाहते BS6 में डिफरेंस ये है यार, जब आप चलाते हो ना तो उसमें वो एकदम जैसे थ्रॉटल मारते हैं ना, तो गाड़ी एकदम ऐसे आगे को पुश करती है, वो आपको किक नहीं मिलेगी आपको BS6 जो इसमें मिलेगी? हाँ, जो इसमें मिलेगी। ये तो एकदम ऐसा है, आपने एक्सीलेटर दिया और रॉकेट बन जाती है, रॉकेट बन जाती है, बिल्कुल। वो मज़ा है इसमें। और रिकमेंडेशन की बात रही तो भाई देखो, करिश्मा का मेरे को पर्सनली लुक उतना पसंद नहीं है। अगर मेरे पास आज भी पैसे हों इतने 2 लाख रुपए के आसपास, और मेरे को कोई बाइक लेनी हो, तो मैं स्टिल R15 M पे जाऊंगा भाई। और R15 वर्जन 5 पे मैं खुद जाने का पर्सनली सोच रहा हूँ। इसे जब मैं सोल्ड आउट करूंगा या फिर ये रहेगी जो भी है, मैं R15 वर्जन 5 पे ही अपग्रेड पे जाऊंगा। तो चलो
लो भाई ये है, मतलब भाई का कहना ये है कि इंजन वाइज तो ये बाइक भले एक बार को आपके लिए वैल्यू फॉर मनी थी, आज के टाइम में वो रिकमेंड नहीं करते भाई, जो क्लियरली सी सीधी सिंपल सी बात है। 9 साल किसी बंदे ने उसी बाइक को चलाया हो तो डेफिनेटली एक इतना ऐसा एक्सपीरियंस तो मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच सौरभ भाई, Thank बहुत you अच्छा आपने क्या कहते हैं रिव्यू दिया है। तो भाई आप लोग भी देख लो भाई, मैं तो यही कहूँगा, जो मतलब मैंने सच बताऊँ, मैंने भी जब ये बाइक खरीदी थी ना, सिर्फ और सिर्फ इसको चला करके, यानी BS3 चला करके ही मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे यही बाइक चाहिए। बट BS6 लेने में मतलब इतना मेरा वो हुआ है ना भाई, मेरा कितना नुकसान हुआ है मैं बता नहीं सकता। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है भाई, पैसा आपका है, आपकी मर्जी है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, नहीं तो अदर बाइक पे जा सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।